Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science subject. In the previous session we have discussed about the topic of your unit 2 water pollution. तो वाटर पॉल्यूशन टॉपिक में हमने देखा था कि जो मतलब वाटर पॉल्यूशन है वो कैसे कैसे होता है, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने लास्ट में देखे थे, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो आज जो है वो हम सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशंस देखेंगे कि वाटर मतलब कौन कौन से सोर्स से पॉल्यूशन होता है और उसमें कैसे मतलब पॉल्यूटेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू सेशन ऑफ दिस टॉपिक, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर रिसोर्सेज में बी पॉल्यूटेड ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़। अब वाटर जो सोर्सेज वाटर रिसोर्सेज है वो या तो मतलब नेचुरल तरीके से कंटेमिनेट हो सकते हैं या तो फिर मैन मेड एक्टिविटीज़ से। यानी ज़्यादातर हमें पता है कि जो पॉल्यूशन फैलाते हैं अर्थ के ऊपर वो हम ह्यूमन बींग्स ही है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ से सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान होता है वाटर को और उसका पॉल्यूशन होता है। तो सोर्सेज ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन इंक्लूड्स द नेचुरल डिग्रेडेशन में मतलब नेचुरल एक्टिविटीज़ से कौन कौन सा मतलब उस पर डिग्रेडेशन आता है वाटर में, वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट्स बाय वाटर वाइल मूविंग थ्रू रॉक्स। जब पानी मतलब रॉक्स के बीच में से गुजरता है तब उसमें सॉल्ट्स जो है वो ऐड होते हैं। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है उसे डिसोल्यूशंस ऑफ मोर सॉल्ट्स बोलते हैं हम उसे। यानी कि पानी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा प्रोपोर्शन में होना। तो ऐसा कब होता है कि जब पानी जो है वो रॉक्स के बीच में से या तो रॉक्स को टच करके गुजरता है तब होता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ओवर लीव्स, बार्क्स एक्सेट्रा विच मिक्स द वाटर सब्सिक्वेंटली। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज जैसे कि लीव्स है, बार्क्स है। देखो, जब भी वो मतलब कोई भी मतलब फॉरेस्ट एरिया से पानी गुजरता है तब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे के लीव्स होते हैं, उनकी जो बार्क्स होते हैं मतलब जो उनकी जो आउटर जो लेयर होता है कोई भी ट्री का, वो बार्क्स भी कभी कभी उस पर ऐड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है पानी में। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हुए। थर्ड हुआ द इंट्रूशन ऑफ सी वाटर अलोंग द कोस्टल एरियाज। एज वाटर मूव्स थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इट्स क्वालिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंसेस इन द एनवायरनमेंट। देखो, यानी कि जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप सबको पता है क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है और 11th-12th साइंस भी अगर कर रखा है तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से फिर से प्रेसिपिटेशन के रूप में अर्थ पे वापस आता है। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है वो मतलब उसकी जो क्वालिटी है वाटर की वो भी चेंज होती है। ओके, तो ये सब जो है वो हमें ध्यान में रखना है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो ये जो तीन है वो आपके सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय नेचुरल फॉर्म हुए। ओके, सबसे फर्स्ट है कि जब रॉक के बीच में से जब पानी गुजरता है तब उसमें सॉल्ट बढ़ जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट हो जाता है। सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ओवर लीव्स, बार्क्स एक्सेट्रा विच मिक्स विद द वाटर सब्सिक्वेंटली। एंड थर्ड इज द इंट्रूशन ऑफ सी वाटर अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज में मतलब जो इंट्रूशन होता है सी वाटर का वो है जैसे जैसे वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव होता है तो उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज होती जाती है और वो होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ मैन मेड पॉल्यूशन। तो मैन मेड पॉल्यूशन में मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मतलब कंटेमिनेट होता है वाटर वो है ह्यूमन्स कैरी आउट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द कंजप्शन ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस रिसोर्स। ओके, ह्यूमन्स जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कंजप्शन करते हैं वाटर का और कंजर्वेशन ऑफ दिस रिसोर्स। तो वो एक्टिविटी के दौरान भी मतलब जैसे हम कंज्यूम करते हैं वाटर का तभी उसमें कंटेमिनेट होता है वाटर। देर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग वाटर रिसोर्स। यानी 4 जो मेन कैटेगरी है जो एक्टिविटीज़ जिसे बोल सकते हैं हम मैन मेड, जो कि वाटर रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है नाउ अडेज।
उसमें सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, सेकंड है आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, थर्ड है डोमेस्टिक एंड फोर इज रेडियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो ये चार जो एक्टिविटीज़ है उसमें उससे सबसे ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन फैलता है ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मैन मेड है, यानी कि उसे हम परफॉर्म करते हैं और हमारी वजह से जो वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज़। फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट है एग्रीकल्चरल, सेकंड है इंडस्ट्रियल, थर्ड है डोमेस्टिक एंड फोर्थ इज रेडियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ओके, तो based on the nature pollutants release, the sources can be classified into 5 categories. Okay, nature of pollutants release, यानी कि pollutants क्या होते हैं कि जो पानी को कंटेमिनेट कर सकते हैं ऐसे मतलब थिंग, उसे हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो है उसके नेचर के ऊपर से उसके मतलब क्लासिफिकेशन होता है 5 कैटेगरी में। सोर्सेज डिजाइन टू डिस्चार्ज सब्सटेंसेस डायरेक्टली, ऐसे सोर्सेज जो मतलब डिस्चार्ज करते हैं सब्सटेंसेस को डायरेक्टली। सेकंड जो है सोर्सेज डिजाइन टू स्टोर, ट्रीट एंड और डिस्पोज देम। ओके, सेकंड सोर्सेज कैसे होते हैं कि उसे स्टोर करना पड़ता है, उसे ट्रीट करना पड़ता है, फिर उसे डिस्पोज करना पड़ता है। थर्ड जो होता है वो सोर्सेज रिटेनिंग द सब्सटेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन। थर्ड में क्या होता है कि जो सोर्सेज है वो सब्सटेंस को जो है वो रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन के दौरान। ओके, उसके बाद फोर्थ है सोर्सेज रिलीजिंग पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू अदर एक्टिविटीज़, यानी अदर एक्टिविटीज़ से पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं सोर्सेज में से। और फिफ्थ टाइप जो है, फिफ्थ कैटेगरी है वो आपकी सोर्सेज विच आर नेचुरली अकरिंग एंड डिट्रीब्यूटिंग द वाटर क्वालिटी, यानी वो नेचुरली जो है वो अकर होते हैं, बॉर्न होते हैं और जो वाटर क्वालिटी को मतलब हम जो वाटर जो होता है उसे डिट्रीब्यूट करते हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। ओके, तो ये आपके 5 जो है वो मेन कैटेगरीज हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिलीज, यानी पॉल्यूटेंट्स कैसे रिलीज होता है सोर्स से उसके ऊपर। सबसे फर्स्ट डायरेक्टली, सेकेंड स्टोर, ट्रीट एंड डिस्पोज, थर्ड इज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन, फोर्थ इज ड्यू टू अदर एक्टिविटीज एंड फिफ्थ इज नेचुरली अकरिंग एंड डिट्रोटिंग द वाटर क्वालिटी। तो ये 5 टाइप जो है वो मैंने शॉर्ट में बताया है, आप याद रख सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, फिर उसका सेंटेंस बना देने का, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। मोर देन 200 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ग्राउंड वाटर, आउट ऑफ विच मैनी ऑफ देम डिराइव्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो, ऐसे 200 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ऐसे कंपोजिशन है हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में भी पॉल्यूशन वाटर का होता ही है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड में जो वाटर है वो सेफ है, उसका भी पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। आउट ऑफ विच मैनी ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में भी जो हिस्सा लेते हैं और वो जो है वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करते हैं। तो ऐसे 200 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि कंपोजिशन है हमारे नॉलेज में। ओके, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है और ग्राउंड वाटर के साथ साथ एनवायरमेंटल भी पॉल्यूशन होता है। द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज अफेक्टेड बाय वाटर डिस्पोजल एंड लैंड यूज। जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी होती है वो तो वेस्ट डिस्पोजल और लैंड यूज के हिसाब से तय होती है। ओके, कि कोई भी ग्राउंड वाटर, सपोज हम अर्थ के ऊपर जहाँ ग्राउंड वाटर है वहाँ ठीक ऊपर अगर हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं तो वो वेस्ट धीरे धीरे क्या करता है, वो अर्थ में नीचे उतरता है और अर्थ में नीचे जाके वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। और लैंड यूज, यानी कि लैंड हम कैसे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि उसका अंदर वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी होगी वो कैसी होगी। ओके, अ मेजर सोर्स इज द स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन एक्सकवेशन। मेजर सोर्स जो है वो स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन एक्सकवेशन, पिट्स और माइन। दिस पॉल्यूट द सरफेस वाटर रिसोर्सेज एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये जो सरफेस वाटर के रिसोर्सेज है वो फर्स्ट टाइम उसे
पॉल्यूट कर देते हैं, यानी सरफेस पे ही वो पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि मतलब एक्सकर्शन में अगर हम वेस्ट जो है स्टोरेज करते हैं पिट्स में या तो माइंस में, तो ये क्या करते हैं कि देखो, एक तो अर्थ के क्रस्ट से एक्सकर्शन किया है हमने, तो वो ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो अब वो ग्राउंड वाटर के ज़्यादा नज़दीक हो गया है। ओके, तो इसकी वजह से जो है वो मतलब जो हमारा जो वाटर है ग्राउंड वाटर वो पॉल्यूटेड होता है। द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में इन्फिल्ट्रेट एंड कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर। जो मतलब वाटर में सॉल्युबल है, ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो डायरेक्टली वाटर में मतलब मैच होके सॉल्युबल होके ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट करते हैं। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज अ लोकल फिनोमिना। ओके, यानी कि ये एक जनरली होती हुई फिनोमिना है कि ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेट होना, यानी कि ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन होना। ओके, ये अब एक नॉर्मल सी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि हम लैंड यूज़ जो है वो हमारा पैटर्न बिगड़ चुका है। हम कैसे भी हम लैंड यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो मतलब प्रॉब्लम आती है वो झेलना पड़ता है ग्राउंड वाटर को। The extent of pollution varies depending upon the nature of the geological environment. Okay, यानी कि the extent of pollution varies, यानी पॉल्यूशन कैसे हो रहा है पानी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, उसके जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो भी सोर्स है उसका जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉल्यूशन कैसा उसमें हो सकता है। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखो, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, बहुत से टाइप के केमिकल मतलब जो खाद है वो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पानी में जाके मिलती है। अल्टीमेटली हमें खेतों में पानी तो छोड़ना होता है, तो जब जब खेत में यानी कि हमारे फार्म में पानी जाता है, तो वो फर्टिलाइजर्स जो है जो हमने मतलब अच्छी अनाज के लिए की पैदाश के लिए जो हमने डाला हुआ है, वो क्या करता है कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और ऐसा वाटर जब ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो जाके वहाँ ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट करता है और सरफेस वाटर भी कंटेमिनेट होता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, डंपिंग ऑफ एनिमल वेस्टेज एंड क्रॉप वेस्टेज आर द मेजर एक्टिविटीज विच कैन अफेक्ट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। तो जैसे मैंने बताया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो तो उससे जो है वो मतलब आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है, पेस्टिसाइड से भी होता है। फिर कई बार क्या है, हम जो मतलब एनिमल जो मतलब मर जाता है या तो उसका जो जो ऐसे सड़े हुए पार्ट होते हैं वो जब हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है। तो ये सारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। दिस मटेरियल्स आर द पॉइंट और लोकल सोर्सेज। ये डायरेक्ट और लोकल सोर्सेज जिसे बोल सकते हैं, पॉइंट सोर्सेज बोल सकते हैं। द केमिकल्स अप्लाइड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड मे बी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ऑफ कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स। अब जो कॉमर्शियल पैमाने पे जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ओके, ये तीनों जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है मतलब कोई भी मतलब जो जो हम यूज़ करते हैं खाद उसमें होते ही है, फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं उसमें होते ही है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड पीपल यूज मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स। अब देखो, इसका मतलब जो यूज़ है वो मतलब एक लिमिट तक किया जाए तो वो ठीक है, लेकिन पब्लिक क्या करती है, फार्मर जो है तो क्या करते हैं, वो अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप यील्ड यानी कि कितना मतलब पर हेक्टर कितना मतलब जो है वो आपको पाक मिल रहा है या तो अनाज मिल रहा है ड्यू टू फार्मिंग, वो बढ़ाने के लिए इसे क्रॉप यील्ड बोलते हैं। तो ये क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे उतना आपका पानी जो है वो खेत में जाएगा तो कंटेमिनेट होगा, और वो कंटेमिनेट पानी अगर ग्राउंड में उतर गया तो वो ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट करेगा। दिस प्रैक्टिस हैज़ क्रिएटेड द न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। देखो, जैसे मैंने कहा
कि ये प्रैक्टिस से क्या होता है कि सरफेस और ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्ले अ डोमिनेंट रोल। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। द पॉल्यूशन प्रॉब्लम कम्स ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन। ओके, पॉल्यूशन प्रॉब्लम किससे बढ़ती है? मोबिलिटी, यानी कि नाइट्रेट की मोबिलिटी की वजह से। नाइट्रेट नाइट्रोजन जो होता है उसकी मोबिलिटी पानी में सबसे ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन अप्लाइड टू द लैंड्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। नाइट्रोजन के बहुत सारे मतलब जो फर्टिलाइजर्स है वो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, हम यानी कि फार्मर्स यूज़ करते हैं, यानी कि यूरिया, एनहाइड्रस एमोनिया, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये सारे जो फॉर्म है वो मतलब हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड के ही फॉर्म है। ओके, तो इतने सारे जो मतलब कंपोनेंट है वो अकेले नाइट्रोजन के हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड ऑफ द फार्मिंग। ओके, फार्मिंग की क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र ऐसा नाम है कि जो आप सभी ने सुना होगा, आइदर यू आर फार्मर और नॉर यू आर अ फार्मर, यानी कि आप फार्मर हो या ना हो, आपने यूरिया का नाम फर्टिलाइजर्स के तौर पे सुना होगा। यानी हर खेत में हम ऐसा जो है वो यूरिया यूज़ करते ही है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है कि इसकी जो मोबिलिटी होती है नाइट्रेट नाइट्रोजन की वो सबसे ज़्यादा होती है, और उससे जो है वो मतलब ग्राउंड वाटर और जो हमारा सरफेस वाटर है वो भी कंटेमिनेट होता है। ओके, the rate of application of these fertilizers is depend upon the requirement per unit area of the crop. तो द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स, यानी ये फर्टिलाइजर्स कितने अप्लाई करने चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट पर एरिया ऑफ द क्रॉप, पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें देना चाहिए। मोस्टली प्लांट्स यूज नाइट्रोजन इन द नाइट्रेट फॉर्म। देखो, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो मतलब प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट वेरी मोबाइल इन सॉइल्स विच लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो जो है वो आर नॉट इन वेरी मोबाइल इन सॉइल्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मोबाइल यानी कि वो आगे बढ़ चल नहीं सकते, जिससे क्या होता है कि लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी वो पॉल्यूशन में वाटर में मैच हो जाते हैं और जो पॉल्यूशन जो है वो वाटर का अकर होता है। ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नाइट्रेट इज लीच। देखो, नाइट्रिफिकेशन की जब प्रोसेस होती है सॉइल में तो उसमें से नाइट्रेट जो है वो उसका जो है वो लीचिंग हो जाता है, यानी कि नाइट्रेट जो है वो निकल जाता है। इट इज़ मूवेबल इन सॉइल्स एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर। देखो, यानी कि आगे हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सारे, तो नाइट्रोजन है तो वो मोबाइल नहीं होता, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता सॉइल में। बट नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है कि नाइट्रेट जो है वो निकलता है, तो वो जो नाइट्रोजन में से नाइट्रेट निकलता है वो सॉइल में जो है वो मूवमेंट कर सकता है और ग्राउंड वाटर में भी पहुंच सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रोजन के लिए याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक आपने देखा कि कैसे मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो उसका नाइट्रिफिकेशन होता है। देखो, अकेला नाइट्रोजन कंपाउंड है अगर आपका तो वो सॉइल में मूव नहीं कर सकता है, लेकिन नाइट्रेट जब बनता है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से तो उसमें से नाइट्रेट निकलता है और वो जो नाइट्रेट है वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करता है और सॉइल को भी कंटेमिनेट करता है, यानी आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ओके, तो मेनली जो फॉर्म है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के वो है यूरिया एज अ फर्टिलाइजर जिसे हम यूज़ करते हैं, यूरिया, एनहाइड्रस एमोनिया, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एज अ नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ये सारे जो फॉर्म्स है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के हैं। उसके बाद आज हमने देखा कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स के नेचर के हिसाब से उसके सोर्सेज क्या होते हैं,
उसकी 5 कैटेगरीज हमने देखी। एक जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें ऐसा है कि जो मतलब सोर्सेज है वो डायरेक्ट जो है वो जाते हैं। सेकंड जो सोर्सेज है उसमें स्टोर करते हैं सब्सटेंसेस को, ट्रीट करते हैं, फिर डिस्पोज करते हैं। थर्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग में जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो कंटेमिनेट करते हैं वाटर को। फोर्थ जो है वो ड्यू टू अदर एक्टिविटीज़ है। एंड फिफ्थ जो है वो नेचुरल अकरिंग जो है ऐसे सोर्सेज है। तो ये सारे सोर्सेज जो है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ मेन मड पॉल्यूशन में मेनली 4 एक्टिविटीज़ है। एक एग्रीकल्चरल, दूसरी इंडस्ट्रियल, थर्ड डोमेस्टिक एंड फोर्थ रेडियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में नेचर से कौन कौन सी मतलब नेचर से कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वाटर को, वो हमने देखा कि जब रॉक्स के बीच में से पानी गुजरता है तो उसका डिसोल्यूशन होता है, और डिसोल्यूशन में सबसे ज़्यादा सॉल्ट्स जो होता है वो स्टोर होता है। उसके बाद हमने देखा कि जब पानी कोई फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहा होता है तो उसमें लीव्स होते हैं, बार्क्स होते हैं, तो ये सब मिक्स होके पानी को कंटेमिनेट करते हैं, यानी कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं, और उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो इम्पैक्ट होती है। उसके बाद सी वाटर जो कोस्टल एरिया का इंट्रूशन होता है तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है सी वाटर का। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो मूव करती है, तो वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जब मूव करती है तो आसपास के एनवायरमेंटल के हिसाब से भी उसमें पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो वाटर पॉल्यूशन रिगार्डिंग याद रखनी है, और वाटर पॉल्यूशन सोर्सेज में इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन के और सोर्स, यानी कि जो हमने एग्रीकल्चर देखा उसके बाद जो जो भी पॉइंट्स थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू।